आज की इस वीडियो में हम राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझेंगे और इसे जानने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा दस्तावेज है जो सरकार के ऊपर, उसकी पावर के ऊपर कुछ डिग्री लिमिटेशन लगाती है और ये इंश्योर करती है कि सरकार कैसी हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर हो और सभी नागरिक अपने सर्टेन राइट्स को इंजॉय करें। उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और इसी चीज़ को समझने से पहले, यदि अगर हमें राइट्स समझना है तो राइट्स से समझने से पहले हमें बिल ऑफ राइट्स को समझना पड़ेगा। बिल ऑफ ए राइट एक प्रकार का एक ऐसा प्रतिबंध सरकार के ऊपर लगाती है यदि सरकार किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जाती है, या फिर ये भी बताता है कि अगर सरकार किसी इंडिविजुअल के राइट्स के अगेंस्ट में है तो उस इंडिविजुअल के पास क्या क्या सुविधाएं हैं अगर कोई सरकार उसके वॉयलेशन ऑफ ए राइट्स को कर रही है, तो उसे हम बिल ऑफ ए राइट्स कह रहे हैं। अगर इसी चीज़ को हम समझें तो बिल ऑफ ए राइट्स के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो 1928 में एक कमेटी बनी जिसका नाम था मोतीलाल नेहरू कमेटी, जो अब बिल ऑफ ए राइट के ऊपर बात करता है। और इसी बिल ऑफ ए राइट के अंदर हमने चीज़ों को समझा, यानी कि अगर बिल ऑफ ए राइट इज़ नथिंग दैट इज़ द एक, अगर इसी का हम बिल ऑफ ए राइट का अगर एक मॉडर्न वर्जन देखें तो जिसे हम आज वी नोन एज द फंडामेंटल ऑफ ए राइट्स कहते हैं। और इस वर्ड को, फंडामेंटल ऑफ ए राइट को समझने से पहले हमें वर्ड फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। जो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको सेपरेटली लिस्ट किया हुआ है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक सेंट्रल सेक्टोरम है जो इंश्राइन करता है हमारे पार्ट 3 के अंदर, इन द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं आर नॉट द वायलेटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि फंडामेंटल राइट डिफरेंट होते हैं अदर राइट से, जो ऑर्डिनरी लॉ जिसे कहा जाता है उनसे वो अलग होते हैं। वहीं पर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्टेड एंड गारंटीड किया जाता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। यदि हम और भी देखें तो हमें पता है कि ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट में जुडिशरी आती है और जुडिशरी के पास पावर होती है, पावर है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोटेक्ट करे फंडामेंटल राइट्स का यदि किसी इंडिविजुअल का वॉयलेशन ऑफ ए राइट्स किया जाता है बाय द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के द्वारा, या एग्जीक्यूटिव के द्वारा, या लेजिस्लेचर के द्वारा। ठीक, फंडामेंटल राइट्स अगर फंडामेंटल राइट है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है। नो, इट इज़ नॉट द एब्सोल्यूट। इसके ऊपर सम डिग्री ऑफ द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार के नेगेटिव ऑब्लिगेशन होती है सरकार के ऊपर, यानी कि सरकार ये नहीं कर सकती, यानी इन ए सिंपल वर्ड के अंदर यदि किसी लॉ के चलते कोई भी लॉ अगर यदि सरकार ने बनाया और उसके चलते किसी इंडिविजुअल का लॉ वायलेशन किया जा रहा है किसी लॉ के द्वारा, तो सरकार वो लॉ को नहीं ला सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स एक प्रकार के नेगेटिव ऑब्लिगेशन होते हैं सरकार के ऊपर। और अभी वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। इनिशियली हमारे पास 7 हुआ करते थे, जिसके अंदर राइट टू द प्रॉपर्टी को एलिमिनेट किया गया। अभी हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। और पहला फंडामेंटल राइट्स बात करता है राइट टू द इक्वालिटी, जो आर्टिकल 14 से 18 के बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात करता है, यानी कि कानून के समक्ष सभी क्या है, बराबर है, समान सबका अधिकार है। आर्टिकल 15 के बारे में बात करें तो प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ ए प्लेस होता है। वहीं आर्टिकल 16 इंश्योर करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। बट इसी के अंदर इसी आर्टिकल के अंदर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 जो बात करता है सम डिग्री ऑफ द रिजर्वेशन, यानी कि अपलिफ्टमेंट, यानी कि सरकार चाहे तो यदि किसी सेक्शन ऑफ ए सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करना है तो वो इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके, यानी कि आर्टिकल 16 का इस्तेमाल करके
वो अपलिफ्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकती है। आर्टिकल 17 जो अब बात करता है अबॉलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को डिफ़ाइन तो किया नहीं है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और वही आर्टिकल जो 18 है अबॉलिशन ऑफ ए टाइटल है। अब ये अबॉलिशन ऑफ ए टाइटल, जैसे कि आपने पहले बहुत पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि हिस्ट्री के अंदर बड़े बड़े टाइटल दिए जाते, राय बहादुर, राजा जी राज, ऐसे जो टाइटल जो किसी को दिए जाते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडर द आर्टिकल 18 के तहत उसको क्या किया है, अबॉलिश किया गया है। वहीं दूसरा अगर हम देखें फंडामेंटल राइट के अंदर राइट टू द फ्रीडम है, जो बात करता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 के अंदर। और आर्टिकल स्पेसिफिकली 19 जो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, पीसफुली असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 20 बात करता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। यदि आपको किसी केस के अंदर कन्विक्शन किया गया है तो आर्टिकल 20 उसके लिए भी प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 20 बात करता है राइट टू द लाइफ एंड द पर्सन लिबर्टी के बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 इज़ टॉकिंग अबाउट द राइट टू द एजुकेशन के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द अरेस्ट एंड द डिटेंशन इन द सर्टन केस। अगर आपने देखा होगा कि आपने मूवी में देखा होगा कि पुलिस वाले आते हैं और लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं, और इसी के चलते हमारे पास अंडर आर्टिकल 22 के तहत हमारे पास प्रोटेक्शन है अगेंस्ट द अरेस्ट। यदि कोई पुलिस पर्सन आपको बिना बताए अरेस्ट किया जाता है तो ये प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 22 के तहत है। और डिटेंशन, अगर हम बात करें डिटेंशन भी दो प्रकार की होती है, एक प्यूनिटिव होती है और दूसरी प्रिवेंटिव होती है। वहीं फंडामेंटल राइट थर्ड की बात करें जो बात करता है राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटेशन। और आर्टिकल 23 स्पेसिफिकली बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन राइट्स एंड द फोर्स लेबर के बारे में बात करता है। यानी कि आप किसी से फोर्सफुली किसी काम को करवा नहीं सकते और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो अलाउ ही नहीं है। वहीं आर्टिकल 24 जो बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द हजार्डियस प्लेस। यानी किसी भी बच्चे को अगर काम करवाना है तो उसको हजार्डियस प्लेस पे तो आप काम करवा ही नहीं सकते। वहीं फंडामेंटल राइट 4 की बात करता है राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल 25 से 28 के बारे में बात करता है। आर्टिकल 25 बात करता है कि फ्रीडम ऑफ द कंसाइंसेस, प्रोफेशंस, प्रैक्टिस एंड द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन हो सकता है। आप बहुत अच्छी तरह इन सब चीज़ों का कर सकते हैं। फ्रीडम टू द मैनेज रिलीजियस अफेयर्स को आप कर सकते हैं। फ्रीडम टू द पे द टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द एनी द पर्टिकुलर रिलीजन। और फ्रीडम टू अटेन रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन द सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि आर्टिकल 28 बात करता है कि यदि मान लीजिए कि कोई एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो रिलेट करता है किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन से, तो उसके पास ये आज़ादी है कि वो अपना जो इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप, अपने कुछ चीज़ों को वो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकता है, अलाउ कर सकता है। फिफ्थ फंडामेंटल राइट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स होते हैं। यानी कि आर्टिकल 29 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर ऑफ द माइनॉरिटीज़। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी क्लासीफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज के हिसाब पे बात करेगा और एक कल्चर के हिसाब से बात करेगा। आर्टिकल 30 बात करता है राइट टू द माइनॉरिटी टू स्टेबलाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि माइनॉरिटी के पास अधिकार है कि वो अपने क्या कर सकते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। और आर्टिकल और फंडामेंटल राइट जो 6 है, जिसे हम राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं, जो अंडर द आर्टिकल 32 के अंदर आता है। इसके बारे में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये कहा था कि की आर्टिकल जो आर्टिकल 32 है जो क्या है, तो सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि यदि किसी एक इंडिविजुअल के पास अगर किसी इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन होता है तो उसके पास अधिकार है कि वो कोर्ट की तरफ मूव कर सकता है, और कोर्ट उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए कोर्ट उनको डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्डर दे सकता है, रिट इशू कर सकता है। और इसीलिए अगर हम देखें
तो एक वर्ड आया है यहाँ पर रिट्स। देखा जाए तो टोटल हमारे पास 5 प्रकार के रिट्स होते हैं और रिट को इशू करने का अधिकार सिर्फ 2 के पास ही है, 2 कोर्ट के पास है, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हमारे पास हाई कोर्ट।